हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी यहाँ पे इन्वायरमेंट की लेसन चल रही है। लेकिन ये हमारा जो पीटी 365 है ये अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल है, जिसमें कि हम लोग फेब से लेकर अप्रैल के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट की एक लेसन कल आपकी आ चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट लेसन के साथ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कल हम लोग क्लाइमेट चेंज देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक और टॉपिक बची हुई है कि यहाँ पे ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। तो हम लोग अपनी इंडिया की इनिशिएटिव्स के बारे में यहाँ पे बात कर लिए, लेकिन अब ग्लोबल यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव है। सबसे पहले यूरोपियन क्लाइमेट लॉ है। इट मीन्स कि यूरोपियन यूनियन, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि 27 कंट्रीज़ हैं। इसमें एक यहाँ पे एक कानून लाया गया है जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो इसको यूरोपियन क्लाइमेट लॉ कहा गया है, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन की कमिटमेंट है कि वो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी करेंगे कब तक, तो 2050 तक। इट मीन्स कि जो कार्बन की इमिशन हो रही है वो यहाँ पे ब्रिंग डाउन किया जाएगा, और यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है वो एटलीस्ट 55% तक जो है वो रिड्यूस किया जाएगा 2030 तक। तो ये सारी यहाँ पे कमिटमेंट ली गई है। इसी कानून के साथ आप देख सकते हो कि जो टारगेट है वो लीगल ऑब्लिगेशन है, कानूनी तौर पर इसको रखा गया है यूरोपियन यूनियन और इसके मेंबर स्टेट के लिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कि NZ न्यूजीलैंड के द्वारा यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट क्लाइमेट चेंज रूल्स लाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड जो है ये ऐसी पहली देश बन चुकी है जिनके द्वारा कानून लाया गया है, और इसमें यहाँ पे फिनेंशियल फर्म्स की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे बैंक्स, इंश्योरेंस और फंड मैनेजर, इन सबको एक साथ लाया गया है। और साथ ही साथ ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे ये क्लाइमेट रिलेटेड जो रिस्क है और जो क्लाइमेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी है उन सबको कैसे ये मैनेज करके चलेंगे। ये कंट्री चाहती है कि कार्बन न्यूट्रल होना, वो भी 2050 तक। सो यहाँ पे भी जो एम है वो सेम है जैसे यूरोपियन क्लाइमेट लॉ के तहत रखा गया था कि 2050 तक इनको भी कार्बन न्यूट्रल होनी है। और फिनेंशियल सेक्टर्स को जो है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा खासा रोल प्ले करना होगा, क्योंकि हर एक जगह आप देखो कि कार्बन न्यूट्रल होने के लिए क्या करना है कि जिस भी चीज़ों से कार्बन इमिशंस ज़्यादा होती है उसको ऑल्टरनेटिव के साथ रिप्लेस करना होगा। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि जो पर्सनल व्हीकल लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करना है कि वो इस्तेमाल करें। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी तो वही चीज़ें होगी कि पेट्रोल और डीजल्स के थ्रू जो है वो चलती है और उससे भी कार्बन इमिशंस होता है। तो सरकार के द्वारा आप अभी देख रहे हो कि CNG बसेस वगैरह, हाइड्रोजन CNG बसेस वगैरह, ये सारे बसेस लॉन्च किए जा रहे हैं हर एक स्टेट में, जिससे क्या हो रहा है कि पोल्यूशन को कम कर सके और कार्बन इमिशंस जो व्हीकल्स के द्वारा निकलती है वो यहाँ पे कम हो सके। तो ये होता है थर्मल पावर प्लांट में भी आप लोग देख सकते हो कि जिस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का इस्तेमाल हो रहा है और ये सारे इमिशंस हो रहे हैं, तो उसको भी न्यूट्रल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी आप लोग देख रहे हो कि ग्रीन एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात की जा रही है हमारे देश में। तो इससे भी क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन हो रही है वो यहाँ पे कम हो पाएगी। तो वही बात है कि इन सारा काम करने के लिए खर्चा करना होगा यहाँ पे। तो सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा यही कहा गया कि फिनेंशियल सेक्टर्स जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक अच्छा खासा रोल प्ले करने वाले हैं, तभी यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा कि कार्बन न्यूट्रल जैसी जो हम लोग यहाँ पे पॉलिसी लेकर आ रहे हैं वो हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि जो क्लाइमेट रिस्क है उसको हम लोग यहाँ पे टैकल कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर देखें तो इंडिया US क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे इनिशिएटिव है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया US क्लीन एनर्जी एजेंडा है जो कि 2030 का पार्टनरशिप किया गया। एक्चुअली ये यहाँ पे वर्चुअल लीडर सबमिट हुआ था क्लाइमेट के ऊपर, तो उसी के दौरान इसको जो है लॉन्च किया गया। ये जो समिट है आप ये देखो कि ग्लोबल मीटिंग के सीरीज़ पे ही ये इसका पार्ट है जो कि क्लाइमेट इश्यूज़ पे ये फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ US के द्वारा सबमिट किया गया है न्यू टारगेट कि इसका एम है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस हो रही है उसको 50 से 52% तक कम करना है। और ये इस चीज़ को कहीं से तो मेज़र किया जाएगा ना कि कैसे कह सकते हैं कि 2030 तक हम लोग को 50 से 52% तक कम करना है। तो इसको मेज़र किया जाएगा 2005 के ईयर से। ठीक है, इंडिया और US पार्टनरशिप अगर हम लोग देखें तो दो मेन ट्रैक है यहाँ पे। एक तो है स्ट्रैटेजी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और दूसरा है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग है। तो बाद में इसको चल के आप देखो कि यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस है जिसको सबस्यूम किया जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप लोग को ये बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अगर हम लोग इंडिया और US के बीच में देखें कि क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, तो पेस एक याद रखिएगा।
पेस में क्या है कि पार्टनरशिप है जो कि क्लीन एनर्जी को एडवांस करना है। क्लीन एनर्जी में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाएगा। इसका एम है कि इंक्लूसिव लो कार्बन ग्रोथ हो, जिसमें कि रिसर्च और डेवलपमेंट को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट को, रिसर्च और डिप्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके इस जो इनिशिएटिव है उसको अचीव किया जाएगा। उसके अलावा आप देखो, एक तो पेस हो गया इंडिया यूएस के बीच में, दूसरा है इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी फाइनेंस है। इसमें क्या है कि क्लीन एनर्जी के एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपका जो है इन दोनों कंट्रीज़ में यहाँ पे काम किया जाएगा। तो क्लीन एनर्जी से ध्यान रखिएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी, इट मीन्स कि हमारे देश में, हमारे इस धरती में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे पानी है, हवा है, हमारे सूरज की रोशनी है, तो उसी से हम लोग यहाँ पे एनर्जी जनरेट करने की बात की जाती है। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स हमारे क्लाइमेट चेंज के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट कमिंग टू द पोल्यूशन। पोल्यूशन, जिससे कि आपको पता है कि एक दो क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे, एंड एनवायरनमेंट इज़ द मोस्ट टफेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर आप देखोगे तो, क्योंकि इन्वायरमेंट में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आपका जो है थोड़ा टफेस्ट भी हो जाता है, तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये लाया गया है। एक्चुअली एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन और जो एडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस ये 2020 का लाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये लैप्स्ड हो गया रिसेंटली और फिर से इसको बनाने की बात की जा रही है। तो इस ओरिजिनल ऑर्डिनेंस में अगर हम लोग देखें तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जिसको फिर से क्रिएट किया गया है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब है कि कानून के द्वारा पास करके, पार्लियामेंट के द्वारा कानून यहाँ पे पास किया गया है कानून को, और उसके थ्रू यहाँ पे कोई बॉडी का अगर गठन होता है तो उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ये क्या करेंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट की जो एम्पावर्ड इन्वायरमेंट पोल्यूशंस जो यहाँ पे अथॉरिटी थी, उसको ये बॉडी रिप्लेस करेगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी थी, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एम्पावर किया गया था कि ये पोल्यूशन को प्रिवेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, लेकिन इसको हटाकर अब यहाँ पे न्यू बॉडी बन रही है जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी जो जुरिस्डिक्शन होगी वो तो आप देखो कि जो दिल्ली और इसके अगल बगल वाले रीजन होते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, इन 4 रीजन का होगा, जो कि एयर क्वालिटी आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है। और अभी आपको देखने को मिलेगा कि अक्टूबर मंथ में जब हार्वेस्ट होगा क्रॉप का, तो उसके बाद जो है ना पंजाब और हरियाणा के किसान क्या करते हैं कि वो ओपन फील्ड में ही सारे जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसको वो जला देते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन अराइज होता है। और वही चीज़ें जो है पंजाब हरियाणा में होता है, तो स्टबल बर्निंग को जलाने से जो एयर पोल्यूशन होती है उसके कारण दिल्ली में भी, एनसीआर वाले रीजन में भी एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद आपका दीपावली आ जाता है। फिर दीपावली में वही होता है कि एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है, एयर पोल्यूशन में आपको जो है पार्टिकुलेट मैटर की जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो बढ़ते हुए दिखती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि क्रैकर्स नहीं जलाने हैं, लिमिटेड टाइम तक जलाने हैं, ना जाने कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस निकल कर आते। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे टैकल करने के लिए पहले से ही इस रीजन में यहाँ पे बॉडी बनाया गया है। अब आपके लिए जो स्टेटमेंट बन सकता है वो स्टेटमेंट ऐसा बन सकता है कि जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है वो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन इनका पूरे देश में है, हमारे पूरे देश में। तो ऐसा स्टेटमेंट बन जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, जब कोई एयर क्वालिटी मैनेजमेंट करने के लिए अगर बॉडी बनाई जा रही है तो वो बिल्कुल सही है कि वो हमारे पूरे देश में ही काम करेगी। बट यहीं पे आप लोग फंस जाइएगा और क्वेश्चन गलत करके आइएगा। ठीक है, तो 0 बटा सन्नाटा हो सकता है, तो वैसा ना हो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ 4 स्टेट में काम करेंगे, जो कि यहाँ पे दिल्ली एनसीआर वाले रीजन के साथ यहाँ पे आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो हेफ्टी पेनल प्रोविजंस यहाँ पे हैं और जेल टाइम रखा गया है, यानी कि यहाँ पे आपका पेनल्टी के रूप में 5 साल तक का जेल जाने का यहाँ पे टर्म है, और फाइन भी रखा गया है इंडस्ट्रीज़, पावर प्लांट और अदर पॉल्यूटर्स को, यानी कि फार्मर्स को छोड़कर। ये सारे ऐसे हैं जो, क्योंकि फार्मर्स आप देखो कि यहाँ पे स्टबल बर्निंग के कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है, तो फार्मर्स को बाहर रखा गया है। इंडस्ट्रीज़, पावर प्लांट और जो अदर पॉल्यूटर्स है उनके लिए यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छा खासा प्रोविजंस रखा गया है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे सज़ा भी दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि इस कमीशन के पास ये भी पावर है। तो चलिए, अच्छी बात है, एक अच्छा खासा यहाँ पे न्यूज़ हो गया आपका। चलिए आते हैं नेक्स्ट, न्यू इमिशन नॉर्म्स फॉर कोल फायर पावर प्लांट। अब ऐसे थर्मल पावर प्लांट है जो कि कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए उनके लिए जो है इमिशन नॉर्म्स लाया गया, क्योंकि कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्बन इमिशन ज़्यादा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन ज़्यादा हो रही है, और अगेन प्रॉब्लम तो जस के तस है। ठीक है, तो देखते हैं कि न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है एक डेडलाइन लाई गई है थर्मल पावर प्लांट के लिए, और डेडलाइन को आप देखो कि यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए, यहाँ पे जो डेडलाइन है उसको 3 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है, और जो इमिशन नॉर्म्स है उसको कंप्लाई करने के लिए। देख लेते, 2015 में ये जो मिनिस्ट्री थी इनके द्वारा नोटिफाई किया गया था कि इन्वायरमेंटल नॉर्म्स होनी चाहिए पर्टिकुलेट मैटर के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, सल्फर ऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए, मरकरी एंड वाटर के लिए, जो भी यहाँ पे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में यूज़ हो रहे हैं।
इनिशियली इंडिया के द्वारा जो है 2017 को डेडलाइन बनाया गया था कि हर एक थर्मल पावर प्लांट में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो इमिशंस है सल्फर डाइऑक्साइड का थर्मल पावर प्लांट से वो कट डाउन हो पाएगा। और आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है सल्फर डाइऑक्साइड को इमिट करने में। और ये इमिट हम लोग कहाँ से करते हैं? तो ऑब्वियसली थर्मल पावर प्लांट से करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग अब आज के भी डेट में कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको कट करने के लिए ये जो आपका FGD है, ये FGD जो है यहाँ पे आपका रखा गया था टेक्नोलॉजी की, इसको इंस्टॉल करना है 2017 तक। बट अब तक आपको देखने को मिलेगा कि मात्र एक दो ऐसे थर्मल पावर प्लांट होंगे जो कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किए हैं, बाकी सब वैसे ही है। अब ये जो डेडलाइन है इसको बढ़ा दिया गया है कि दिसंबर 2022 तक इसको रखा गया है कि सारे पावर स्टेशन जो हमारे देश में है उनको ये सारे जो यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, इसको बेटर तरीके से इंस्टॉल करना है, जितने भी इश्यूज़ और चैलेंजेस है उसको हम लोग टैकल कर सकें। चलिए ठीक है, देखते हैं उस समय तक भी होता भी है कि नहीं होता है। की हाइलाइट्स अगर हम लोग न्यू गाइडलाइंस के ऊपर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। ये टास्क फोर्स क्या करेंगे? तो टास्क फोर्स को देखा जाएगा यहाँ पे हमारे यहाँ जो एक बॉडी है जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके द्वारा देखा जाएगा। और थर्मल पावर प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उनके लोकेशन के बेसिस पे। बहुत अच्छी बात है कि 3 भाग में डिवाइड किया गया और कहाँ कहाँ उनका लोकेशन है उनके बेसिस पे। साथ ही आप देखो कि ऑन द ग्राउंड ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पे एग्जेम्पशन भी है, यानी कि छूट भी है। थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो जो डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो यहाँ पे रिटायर होंगे 31 दिसंबर 2025 से पहले, तो उनको ये ज़रूरत ही नहीं है कि ये सारे जो स्पेसिफिक नॉर्म्स है ना वो इसको फॉलो करें। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि उनको यहाँ पे रिटायरमेंट के केस के लिए इनको एग्जेम्पशंस मिल जाएगा। दूसरी बात है कि पेनल्टी प्रोविज़न है। इट मीन्स कि अगर नॉन कॉम्प्लाइंस है कोई, अगर थर्मल पावर प्लांट जो है दिसंबर 22 तक अगर वो यहाँ पे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल नहीं करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इट मीन्स कि 0.20 रुपीज़ पर यूनिट तक का यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उतना इनके ऊपर जो है पेनल्टी लगते जाएगी। ठीक है, ये बात कही गई है। अब देख लेते हैं कि 3 कैटेगरी में जो थर्मल पावर प्लांट को डिवाइड किया गया ना, वो कैटेगरी देख लीजिए। कैटेगरी ए में क्या है कि वो थर्मल पावर प्लांट जो कि NCR वाले रीजन से और सिटी जहाँ पे आपका 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उस रीजन से अगर आपका 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में है तो उसको कैटेगरी ए में रखा गया। और इनके लिए डेडलाइन कब है? तो एंड ऑफ यानी कि दिसंबर 2022। कैटेगरी बी में क्या है कि वैसे थर्मल पावर प्लांट है जो कि नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में है। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कहने का मतलब है कि जो कि आपका नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर नहीं आते और वो जो कि 10 किलोमीटर जो है क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया में आते हैं, तो उनका यहाँ पर डेडलाइन क्या है? तो 31 दिसंबर 2023। ठीक है, कैटेगरी सी में वो है कि कोल्ड फायर पावर प्लांट है जो कि रेस्ट ऑफ द एरिया में है। अब जहाँ पे भी है अगर कोल्ड फायर पावर प्लांट है तो उनको 2024 तक जो है यहाँ पे उनके लिए डेडलाइन है। तो डेडलाइन आप देख सकते हो कि 3 कैटेगरी है और यहाँ पे 3 साल तक का रखा गया है। 2022 तक NCR वाले रीजन और 10 किलोमीटर्स तक जो भी यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है उनके लिए है। और उसके अलावा आप देखो कि जो यहाँ पे आपका नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है और जो क्रिटिकली पॉल्यूटेड सिटीज़ के 10 किलोमीटर्स के विद इन आते हैं तो उनके लिए 2023 है। और कोल फायर पावर प्लांट जो रेस्ट ऑफ द एरिया में है उनके लिए 2024 है। ओके, सो आई होप कि ये कैटेगरी आपको याद होने चाहिए और थोड़ा बहुत इसको सेग्रीगेट किया गया है तो उसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए प्राइमरली क्या इमिशंस होता है, तो यहाँ पे इमिशंस आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशंस होता है। ठीक है, 53% है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड का यहाँ पे होता है और फिर पार्टिकुलेट मैटर का आपको देखने को मिलेगा। तो पार्टिकुलर मैटर यहाँ पे आपका 2.5 कहा गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि 2.5 और 10 होता है, 2 तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो PM10 और PM2.5, तो PM2.5 जो है ये ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये इसकी जो साइज़ होती है पार्टिकल्स की वो बहुत छोटी होती है और उसे हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते और हम लोग जब इनहेल करते तो उसे बहुत आसानी से इनहेल कर लेते हैं। अब उसकी साइज़ इतनी छोटी है तो वो हमारे जो है लंग्स के एकदम डीप रूटेड में जाकर वो बैठ भी सकता है, ऐसा भी होता है। इसलिए आप लोग देखो कि मेजर जो प्रॉब्लम कॉज होते हैं वो यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के कारण ज़्यादा होते हैं। अगर हम लोग पार्टिकुलेट मैटर 10 देखें तो इनके कारण परेशानी कम होती है बट ये भी उतनी ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल है। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे आप देखो रिलेटेड न्यूज़ है फ्लाई ऐश। और आपको पता है कि कोल, फ्लाई ऐश, थर्मल पावर प्लांट ये सब एक इम्पॉर्टेंट एरिया है यूपीएससी का, जो कि हर साल वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक है यानी कि जो फेवरेट टॉपिक मैं कहती हूँ यूपीएससी की है, तो मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ, मैं 10 से 15 साल की क्वेश्चंस को एनालाइज कर चुकी हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स के, उसके बेसिस पे ही आपको बताती हूँ। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा जो भी मैं बात बोलती हूँ। ठीक है, तो न्यू फ्लाई ऐश लास्ट ईयर ही आप देखो 2020 का फ्लाई ऐश के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा समस्या आज के डेट में ये क्रिएट कर रहे हैं। तो न्यू फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल्स फॉर यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लाया गया है।
सेंटर के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया, ध्यान रखिएगा मैंडेटरी, वो भी कोल और लिग्नाइट बेस्ड जितने भी थर्मल पावर प्लांट है ना उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो 100%, यानी कि जो कोल जलता है तो उससे जो फ्लाई ऐश भी निकलते हैं, इट मीन्स कि एक फ्लाई ऐश होता है, ऐश कहने का मतलब आप लोग देखते हो कि वो एक पाउडरी फॉर्म में होता है, तो वो जो फ्लाई उड़ते रहता है और पाउडरी फॉर्म में होता है, तो उसको 100% यूटिलाइज़ करना है 3 से 5 साल के अंदर, जितने भी यहाँ पे फ्लाई ऐश निकल कर आ रहे हैं। अब इसमें की हाइलाइट्स क्या है, तो की हाइलाइट्स है कि जो नॉन कंप्लाइंट थर्मल पावर प्लांट है उनको यहाँ पे फाइन पे करना होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर टन जो अनयूटिलाइज्ड यहाँ पे ऐश है उसी के बेसिस में उनको यहाँ पे फ़ाइन देना होगा, जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है उसके तहत। साथ ही साथ जितनी भी कलेक्टेड फाइन्स है उनको यहाँ पे एक डेजिग्नेटेड अकाउंट बनाया जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसमें ये सारे फाइन्स जो है वो डिपॉजिट होंगे। और अगर हम लोग फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसीज़ के साथ साथ देखें, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे ऐश यूटिलाइजेशन है वो इंटीग्रल प्रोसेस भी है, जितना पावर जनरेट होता है उसी के साथ अगर ऐश भी जनरेट होता है तो उसको यहाँ पे इंटीग्रल प्रोसेस है कि उसको यूटिलाइज़ करना है और सारे यहाँ पे एफर्ट्स लेकर आना है कि कैसे यहाँ पे मैक्सिमम जो है ऐश यूटिलाइजेशन हो सके, और वो भी सस्टेनेबल बेसिस में। ऐसा नहीं है कि ऐश का यूटिलाइजेशन जो है हम लोग ऐसे काम के लिए कर रहे हैं जिससे कि हमारी इन्वायरमेंट और ज़्यादा पॉल्यूट हो रही है, ह्यूमन बींग को और ज़्यादा परेशानी झेलने को पड़ रही है। ठीक है, अगर हम लोग फ्लाई ऐश के बारे में कुछ यहाँ पे बेसिक बातें देख लेते हैं, तो फ्लाई ऐश है क्या, तो देखिए ये फाइन पाउडर होते हैं जो कि आपका जब कोल जलता है ना तो उससे जो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट निकलता है तो उससे आपको देखने को मिलेगा कि ये फ्लाई ऐश भी निकलता है। अब जब कोल जलता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होती है, तब यहाँ पे आपका निकलता है। ये आप लोग देखो कि एग्जॉस्ट गैस से इसको कलेक्ट भी किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रिसिपिटेटर्स है, और फिर पोर्टलैंड सीमेंट में इसको रिसेंबल भी किया जाता है, और साथ ही साथ इसको कंक्रीट और सीमेंट प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे बनते हैं ना उसमें यूज़ किया जाता है। रोड बनाने में भी फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाता है, मेटल रिकवरी में भी फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्लाई ऐश काफ़ी टॉक्सिक होते हैं क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, हेवी मेटल्स होते हैं। तो जब फ्लाई ऐश, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि फाइन पाउडर है, तो ये अगर एयर के साथ भी घुल मिल जाता है ना तो इसे अगर हम लोग इनहेल करते हैं तो ये हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में कुछ बेसिक बातें थी, इसके बारे में ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बॉडी हमेशा न्यूज़ में रहती है, एवरग्रीन बॉडी है हमारे यहाँ। तो ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी कि कानून के द्वारा बनाया गया है। और किस कानून के तहत इसको बनाया गया, तो वाटर एक्ट के तहत, यानी कि 1974 का जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है उसके तहत आपका सीपीसी भी बनाया गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इनकी पावर और फंक्शंस जो है वो एयर एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, पावर करना है, यानी कि पावर जिसको मिलता है वो हवा में उड़ता है, तो इट मीन्स कि सीपीसीबी भी जो है ना हवा में उड़ रहा है, इसको पावर मिल रहा है। तो याद रखिएगा इस तरीके से कि हाँ, जो पावर मिलता है वो हवा में उड़ता है, जब किसी को भी पावर मिल जाता है, शक्ति मिल जाता है, तो ये भी जो है इसको कानून मिल रहा है एयर एक्ट के थ्रू। तो कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो जिसके थ्रू आपको बस याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही पॉइंट्स को पकड़ती है जहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर टेक्निकल सर्विस भी ये प्रोवाइड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को, जो कि इनको प्रोविजंस किसके तहत मिलता है, तो इन्वायरमेंट एक्ट 1986। तो यहाँ पे आप देखो कि इस बॉडी के अंदर आपको तीनों कानून देखने को मिलेगा, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट एक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर एक्ट के थ्रू तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। एयर एक्ट के थ्रू इसको पावर और फंक्शन दिया गया है, और इन्वायरमेंट एक्ट के थ्रू क्या है कि टेक्निकल सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को। ठीक है, तो ये सीपीसीबी के लिए यहाँ पे तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं मैरीन लीटर। तो मैरीन लीटर है क्या, पहले न्यूज़ में समझते हैं। कंट्रीज़ जो कि यहाँ पे ओशन से आप देखोगे वो डिसाइड किए हैं कि जो मैरीन प्लास्टिक लीटर्स है उसको टैकल करेंगे, और उनके लिए एक यहाँ पे प्रोजेक्ट लाया गया है जिसको कि ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट कहा गया है। ठीक है, तो GLO लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग देखते हो कि प्लास्टिक लीटर्स, यानी कि प्लास्टिक्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं हमारे ओशंस में, तो उसको टैकल करने के लिए लाया गया है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में ये समझते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ है यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन के हैं। ये साथ में मिलकर फंडिंग करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के द्वारा इनको फंड किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, और ये दोनों मिलकर इस तरीके का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। इस प्रोजेक्ट का एम है कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को हेल्प करना, फिशिंग सेक्टर्स को हेल्प करना, जो कि लो प्लास्टिक फ्यूचर्स हो सके। ये देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इसे हम लोग मैरीन लीटर कहते हैं। इट मीन मैरीन जो ओशन के ऊपर जितने कचड़े हैं उसको कहते हैं। तो ये है आज के डेट में खूबसूरती। ये भी आप देख सकते हो, जितने भी आप पानी पी के बॉटल वगैरह फेंकते हो, देखिए प्लास्टिक की बॉटल कहाँ आ जा रही है,
और मान लीजिए कि जब ये सारे इस तरीके के जितने भी कचरे हैं, इसको कौन कंज्यूम कर रहा है? तो जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि मछली वगैरह, बड़ी फ़िश हो गई, छोटी फ़िश हो गई, सब इसको कंज्यूम कर रहे हैं, सबके बॉडी में ये प्लास्टिक जा रहा है और फिर हम लोग उस फ़िश को कंज्यूम करते हैं, तो हमारे बॉडी में प्लास्टिक जा रहा है। तो एक से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये जो कंटामिनेटेड प्रोडक्ट्स है वो हमारे बॉडी में किस तरीके से आ रहा है। इट मीन्स कि हम लोग जो यहाँ पे कचरे फैला रहे हैं, अल्टीमेटली उसी कचड़ों को हम लोग खा रहे हैं। ये चीज़ आप समझ सकते हो। सो मैरिन लीटर्स आप लोग देख लिए, तो इसी को यहाँ पे ये आपका प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि इस गोल को अचीव करने के लिए ये इनिशिएटिव डेवलपिंग कंट्रीज़ को काफ़ी हेल्प करेंगे कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आए, जिसके थ्रू उनके अगल बगल जितने भी ओशंस हैं, अगर मैरिन प्लास्टिक लीटर्स है, जो भी यहाँ पे ओशन है या फिर आपका पानी का जो भी एरिया है, अगर उसमें प्लास्टिक्स कचड़े हैं, डेब्रिस है, तो उसको प्रिवेंट करना है, रोकना है कचड़े होने से, और कचड़े है तो उसको कम कीजिए, कंट्रोल कीजिए, तो ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस वो अप्लाई कर सकें। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर हम लोग देखें तो ये है क्या? तो देखिए, आईएमओ यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शिपिंग को यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। साथ ही मैरिन और जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस हो रहा है शिप्स के कारण, जहाज़ों के कारण, आप देखते हो कि कई बार जो ऑयल लीक हो जाते हैं उसके कारण ओशन में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। साथ ही आप लोग देखो कि कई ऐसे जो है जो शिप्स वगैरह है उससे काफ़ी कचड़े भी डंप कर दिए जाते हैं, तो इससे भी आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मैरीन पोल्यूशन होते हैं। तो शिप्स के कारण जो भी यहाँ पे मैरीन और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशंस होते हैं उसको प्रिवेंट करने का काम यहाँ पे आईएमओ का है। ठीक है, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब मैरीन लीटर्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं। एक्चुअली आप लोग जो है फिगर देख के समझ गए कि सी में, रिवर में, बीचेस में, इनडायरेक्टली जो सी, जो कि आप देखो कि रिवर्स के साथ जुड़ते हैं, कहीं पे भी अगर हम लोग देखें कि कचड़े है तो उसको हम लोग मैरीन लीटर कह रहे हैं। ये एक मैरीन पॉल्यूशन का ही फॉर्म है। एटलीस्ट 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक्स जो है ना वो हमारे ओशंस में हर एक साल आप देखो कि यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म क्या है, यहाँ पे आपका जो है एंड अप हो जाता है। इट मीन्स कि सारे प्लास्टिक्स यहीं आके रुक जाते हैं। तो 8 मिलियन टन्स आप लोग देख रहे हो कि एक साल की ये बताई जा रही है इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। इट मीन्स कि 80% जो सारे मेरीन डेब्रिस है ना वो यहाँ पे आपका सरफेस वाटर से डीप सी सेडिमेंट्स तक देखने को मिलेगा। एक जो प्लास्टिक बॉटल्स है, जो हम लोग प्लास्टिक बॉटल में पानी पीते हैं, चाहे आप बिस्लेरी वगैरह कभी खरीदते हो, तो वो 20 रुपये की बॉटल्स आप खरीदते हो और 20 रुपये की बॉटल खरीदते हो, उससे पीते हो और आसानी से उसको फेंक देते हो। लेकिन आप ये समझो कि वो हमारे धरती में, हमारे मैरीन इन्वायरमेंट में 450 साल तक वो जीवित रहते हैं। 450 साल तक आप समझ सकते हो कि हमारी कितनी पीढ़ियाँ आएगी और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये प्लास्टिक, बिस्लेरी की प्लास्टिक की बॉटल वैसे की वैसे ही रहेगी। तो प्लीज़ इसको बेटर तरीके से जो है आप लोग डिस्पोज कीजिए। ऐसे ही ओपन गार्डन में कहीं पे भी मत फेंक दीजिए। ओपन, आप कहीं पे भी बीचेस वगैरह में घूमने जा रहे हो तो प्लीज़ इसका प्रिकॉशंस लीजिए। जो भी वहाँ पे डस्टबिन होते हैं उसी पे डंप करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अदर फॉर्म्स भी देख लेते हैं मैरीन पॉल्यूशन का। तो केमिकल पॉल्यूशन भी होता है। केमिकल पॉल्यूशन कहने का मतलब है कि कुछ हार्मफुल कंटामिनेंट्स भी यहाँ पे पानी के साथ मिल जाते हैं। कुछ तो हमारे द्वारा मैनमेड पॉल्यूटेंट है जो कि यहाँ ओशन तक रीच करता है। जैसे कि आप देखो कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, क्रॉप में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। हर्बिसाइड्स होते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं, डिटर्जेंट होता है, ऑयल होता है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं, कुछ गंदे होते हैं, सीवेजेस होते हैं। तो ये सारी गंदगी भी आप देखो कि अल्टीमेटली किसी न किसी सोर्सेज से, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है उससे गंदा पानी निकला तो उसके अगल बगल जो रिवर है उसमें चले गए, और वो रिवर बहते हुए कोई बड़ी सी से मिल गई या कोई बड़ी ओशन से मिल गई, तो उसमें वो गंदा पानी चला जाता है। उसी तरीके से आपके फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हार्मफुल, ये जो आपका सारा कुछ यूज़ किया जाता है खेतों में, तो खेतों से भी ये रिस रिस के रिवर्स तक जाते हैं और वही रिवर्स रिस रिस के जो है बड़े सी या ओशन में मिल जाते हैं। तो उसमें वो ख़त्म, उसमें आपका देखने को मिलेगा कि वो भी पूरा पॉल्यूशन हो जाता है। क्रूड ऑयल की बात करूँ, जो कच्चा तेल है ना वो सालों साल तक ओशन में रह जाता है और काफ़ी उसको साफ़ करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। आप लोग देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल का लीकेज होता है। अभी आप लोग बैक टू बैक देखोगे कि रशिया में नॉर्सेल्स एक जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे ऑयल लीक हो गए थे। वहीं अगर हम लोग मलेशिया की बात करें तो वहाँ पे भी ऑयल लीक हो गया था, और इसके कारण जो है मलेशिया के जो वहाँ के गवर्नमेंट थे उनके द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई थी। ठीक है, इन्वायरमेंट इमरजेंसी भी इम्पोज कर दी गई थी। इतना खतरनाक सिचुएशन अराइज हो गया था, क्योंकि ऑयल लीक होते हैं ना, तो ऑयल क्या करते हैं कि ऊपरी लेयर को पूरी कवर कर देते हैं, जिसके कारण सनलाइट आपका जो है ओशन के अंदर नहीं जा पाता है। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं हमारे ओशन में, वो भी यहाँ पे कम होने लगते हैं। तो समझ सकते हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो ओशन में होते हैं, ओशन वाटर में, उसी के कारण जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो जिंदा रहते हैं। तो अगर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे कम होने लगेगी तो ऑब्वियस है कि जो बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, फाइटोप्लैंक्टन्स या जितने भी आपको देखने को मिलेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, उनकी लाइफ कहीं ना कहीं यहाँ पे एंड होते हुए देखने को मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देखो कि खतरनाक सिचुएशन हो जाता है मैरीन इन्वायरमेंट के लिए। तो ये एक केमिकल पॉल्यूशन देखने को मिला। सेकेंड है यहाँ पे लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन जो कि आप देखो कि यहाँ पे आपका पानी के अंदर तक भी वो चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलेगा कि लाइट जो है ना वो नॉर्मल क्यूज़ जो होते हैं, यानी कि जिसमें कि आप देखो कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या फिर जो भी जीव जंतु रहते हैं पानी के अंदर, उनको ये लाइट के कारण जो है ना उनकी जो नॉर्मल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो जाती है। तो लाइट आप देखते हो कि जितने शिप्स वगैरह होते हैं तो उनमें लाइट्स आपको देखने को मिलेगा, उसके कारण वो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनका जो रूट पाथ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही आप लोग देखो कि बहुत सारे ऐसे भी फिशर्स मैन होते हैं जो कि लाइट वगैरह का यूज़ करते हैं। तो ये लाइट पॉल्यूशंस भी देखने को मिला है जो कि वन ऑफ द मेन कॉज है हमारे मैरीन पॉल्यूशन का। साथ ही नॉइज़ पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा साउंड का जो प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है, ये जहाज़ों के कारण हो गया या फिर सोनर डिवाइस है जो कि जहाज़ों में लगाया जाता है या फिर ऑयल रिग्स है। ये सारी चीज़ें क्या करती है ना कि मैरीन इन्वायरमेंट के जो नेचुरल नॉइजेस है उसको डिस्टर्ब करती है। ये अननेचुरल नॉइजेस है जिसके कारण कम्युनिकेशन, यानी कि आप जानते हो कि बहुत सारी ऐसी मछली है, छोटी मछली, बड़ी मछली, इवन वेल्स भी आप देखोगे कि इकोलेशन पे वो काम करते हैं। इट मीन्स कि बहुत सारे आप देखो कि पेंगुइन भी अंधे होते हैं, जिसका नाम आई थिंक कि वो गैंगेटिक डॉल्फिन है, डॉल्फिन पेंगुइन नहीं, डॉल्फिन है, और उनका नाम सूसू है। तो वो यहाँ पे देख नहीं पाते हैं। एक्चुअली जो साउंड इको करता है ना, वो इकोलेशंस के हिसाब से वो लोग जो है ट्रैवल करते हैं और उनको पता चलता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, अगल बगल कैसी है। वेल्स मछली भी ये सारी चीज़ें इकोलेशंस प्रोसेस ही यूज़ करते हैं। तो आप सोचो कि जो अननेचुरल इस तरीके का नॉइजेस है ना, उनके कारण इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलने को मिलती है। ये डिसरप्ट कर देते हैं इनकी माइग्रेशन, क्योंकि कई बार ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हंटिंग देखने को मिलता है, इनका जो रिप्रोडक्शन पैटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो जाता है ये सारे मैरीन एनिमल्स का। तो आप देख सकते हो कि कई तरीके के यहाँ पे पॉल्यूशंस कह रहे हैं। तो मैरीन पॉल्यूशंस में सिर्फ हम लोग प्लास्टिक कचरा को ही नहीं बोल सकते, यहाँ पे केमिकल पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन सारे हैं। ठीक है, अब कुछ और बात कर लेते हैं, देखते हैं कि कॉजेज़ क्या है ये मैरीन लीटर्स का, इतने सारे प्लास्टिक्स जो है क्यों जमा हो रहे हैं। तो सी बेस्ड यहाँ पे अगर हम लोग सोर्सेज देखें तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे शिपिंग जो फिशिंग गियर है वो डिस्कार्ड किया जाता है। इट मीन्स कि मछलियों को पकड़ने के लिए जो बड़े बड़े नेट आप देखोगे कि वो फेंका जाता है, जाल, जिसमें मछलियों को पकड़ के उसको खींचा जाता है। तो कई बार हम लोग ये देखते हैं ना कि जो मछुआरे जो होते हैं वो मछली पकड़ने के लिए जो फिशिंग गियर वो फेंकते हैं ना, तो कई बार वो ओशन में ही लॉस हो जाता है। इट मीन्स कि वापस जो है वो वापस नहीं आ पाता, वो बड़े बड़े जो जाल होते हैं ना उसको वापस वो रिकवर नहीं कर पाते, वो पानी में ही रह जाते हैं। तो उसमें आप देखो कि बहुत सारे कचरे जो है फंस के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरी है कि शिपिंग एक्टिविटीज़ है या फिर ओशन माइनिंग है। ओशन में बड़े पैमाने पे माइनिंग की जाती है क्योंकि ओशन वाले एरिया में आप देखो मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये भी वन ऑफ द कॉज है कि जिसके कारण सोर्सेज है जिसके कारण मैरीन लिटर्स देखने को मिल रहा है। सेकंड है कि लैंड बेस्ड पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि अर्बन और स्टॉर्म रन ऑफ, यानी कि अर्बन के जो कचरे होते हैं, जो ज़मीन में कचरे होते हैं, कई बार आप देखो कि वो पानी के साथ बह के जो है ओशन और सीज़ में चले जाते हैं। उसके बाद अगर देखो कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा कारण है। अभी मैं बोली कि आप कहीं पे भी बीचेस वगैरह में घूमने जाओ या फिर लैंड में भी आप कोई अच्छा जगह, जैसे कि गंगा रिवर के अगर अगल बगल आप घूम रहे हो और वहाँ पे गंदगी कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि वहाँ से जो कचरा बह के जाएगा वो गंगा रिवर में बह के जाएगा, उसको गंदा करेगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आप देखो कि जो सी कोस्ट होते हैं या फिर कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पे वो इस्टेब्लिश्ड होते हैं। तो उनकी इंडस्ट्री के द्वारा जो गंदा पानी होता है ना वो कई बार डंप कर दिया जाता है जो अगल बगल जितने भी रिवर्स होते हैं, तो उसमें भी उसके कारण भी पॉल्यूशन देखने को मिलता है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट देखें तो माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक है। ठीक है, प्लास्टिक है जो कि आप देखो कि इसको अगर आप तोड़ोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स में ये डिवाइड हो जाता है, जो कि सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण या फिर विंड के कारण, करेंट्स के कारण, कुछ और नेचुरल फैक्टर्स है उसके कारण। तो ये सारे ऐसे हैं जिसके कारण हम लोग देखेंगे तो माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स निकल के आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो अदर फैक्टर्स भी हैं। इट मीन्स कि फिनेंशियल रिसोर्सेज की कमी देखने को मिलेगा, और जितने भी सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट को यानी कि जो सॉलिड कचरा है उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज करने में हम लोग फेल हो रहे हैं। इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी छोटी सी बात है कि आप जो भी चीज़ें खाते हो, रास्ते में चलते हो या घूमते हो, तो उसको आप लोग जो है ना किसी भी कचरे को ऐसे ही रोड पे मत फेंको।
ऐसे ही कहीं पे भी मत फेंक दीजिए। कहीं पे भी आपको डस्टबिन दिखता है तो वहाँ फेंकिए या फिर अपने बैग में ही रख लीजिए। घर आके अच्छे से डस्टबिन में आप उसको डिस्कार्ड करो। बट ये चीज़ें नहीं हो पाती है, लोग इस छोटे-छोटे बातों को समझ नहीं पाते हैं। एक अगर आप लोग चाय भी पीते हो, वो प्लास्टिक वाली जो कप आती है डिस्पोजेबल कप, उसको भी आप लोग फेंकते हो, डिस्कार्ड करते हो तो यूँ ही आप फेंक देते हो। बट आप जो एक बार ऐवे ही फेंक दिए, उसके कारण आपको और आपकी फैमिली को, आपके नेबर्स को कितना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, वो आप कभी सोच भी नहीं पाते। तो ये छोटी-छोटी यहाँ पे बताई गई कि लोग समझ नहीं पा रहे, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, इनएडिक्वेट लीगल और इन्फोर्समेंट सिस्टम है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ जो है ना, कानूनी तौर पे आप देखोगे तो हमारे यहाँ सिस्टम बहुत कम है, कानून नहीं है इस चीज़ को टैकल करने के लिए। हालांकि वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाया गया है, बट ये भी आप देखो कि इसको सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। जब भी कोई कानून लाते हैं वो कुछ दिन तक इम्प्लीमेंट होता है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि उसका प्रभाव है, लेकिन उसके बाद वो सारी चीज़ें बंद हो जाती है। तो वही बात है कि आप देखो कि कुछ जो है इनएडिक्वेट लीगल और इन्फोर्समेंट सिस्टम है, जिसके कारण हम लोग आज के डेट में इस तरीके की टॉपिक पढ़ रहे हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन भी है। बचपन से आप सिर्फ 4 तरीके के पॉल्यूशन पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन आज जाकर जो है, जब हम लोग बड़े हो गए हैं तो एक और पॉल्यूशन ऐड हो गया। अब आप सोचो कि हम लोग के आगे नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, ना जाने वो लोग को कौन कौन सी दिन हम लोग दिखाएंगे अगर हमारी हरकत ऐसी ही रही तो। ओके, अब देखते हैं कि इस तरीके के मैरिन लीटर से क्या इफेक्ट हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक मैं इतना नेगेटिव बोली हूँ, जिसकी वजह से आप लोग को इफेक्ट भी समझ में आ गया होगा। तो 3 पार्ट में मैं बांट के बताऊंगी। एक तो है मैरीन इन्वायरमेंट का देखूंगी, उसके बाद फूड एंड हेल्थ हम लोग बात करेंगे, और इकोनॉमिक लॉस कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले आप लोग समझो कि अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो ऑब्वियस है कि जितने भी जीव जंतु यहाँ पे पानी में रह रहे हैं उनकी डेथ हो रही है, क्योंकि वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखो सफोकेशन फील कर रहे हैं। जैसे वो फिशिंग नेट अगर कहीं छूट गया है, उसके अंदर कोई मछली फंस जाती है, तो उसको बाहर नहीं निकल पाएगी, सफोकेटेड रहेगी, तो उसके कारण उनकी जान चली जाएगी। इंजेक्शंस है, तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप देखो उनकी जान जा रही है। साथ ही जिस तरीके से प्लास्टिक फ्लोट कर रहा है ना, इसके कारण आप देखो कि इन्वेसिव मैरिन ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया पनप रहे हैं, जिनके कारण जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। साथ ही एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का मात्रा भी बढ़ सकता है, और न्यूट्रिएंट्स बढ़ सकते हैं, जिसके कारण जो है एल्गी यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। तो एल्गी के कारण आप देखो कि क्या होगा, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मात्रा है वो यहाँ पे बढ़ सकता है, घट सकता है, जिसके कारण डेड जोन क्रिएट हो सकता है। डेड जोन कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा एरिया है ना जहाँ पे अब लाइफ सस्टेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन है। इतना कम ऑक्सीजन का लेवल है कि उसको जो है इनहेल करके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग देखो कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो इस तरीके का डेड जोन जो है वो 500 से भी ज़्यादा है। तो ये एक कम छोटी संख्या नहीं है, 500 जो है वो आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। और इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में इतना जो है डेड जोन बन चुके हैं, यानी कि ऐसा जगह बन चुका है पूरे ओशन में जहाँ पे एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रह नहीं सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। सेकंड, अगर हम लोग फूड और हेल्थ की बात करें तो आप लोग समझ सकते हो कि जो कचरा आप लोग फेंक रहे हो, कहीं ना कहीं घूम फिर के आप उसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि जो भी हम लोग प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक रहे हैं, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, तो वो अल्टीमेटली यहाँ पे फ़िश के अंदर जा रहा है, फ़िश उसको कंज्यूम कर रही है, फिर उसी फ़िश को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारे हेल्थ और फूड की जो यहाँ पे चेन है ना, वो कहीं ना कहीं बर्बाद होते जा रही है। फ़िश और अदर जो मैरीन लाइफ है वो यहाँ पे जो है माइक्रो प्लास्टिक्स कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके कारण आप लोग देखो कि हम लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, और इस तरीके से जो है ये कंटामिनेशन बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन दो यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिलेंगे। तो इसको समझिए कि होता क्या है। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन मीन्स एक्यूमुलेट करना, किसी चीज़ को संग्रह करना, वो भी ओवर द लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। तो ये स्पेशली आप लोग देखो कि किसी भी गंदे चीज़ को, कंटामिनेट को अगर आप लोग जो है धीरे धीरे करके उसको कंज्यूम करते जा रहे हो, तो वो बायो एक्यूमुलेशन है। यानी कि जैसे फ़िश हम लोग खा रहे हैं तो फ़िश के अंदर ऑलरेडी प्लास्टिक्स है, तो वो प्लास्टिक्स हमारे शरीर में चल गई, लेकिन कैसे गया? तो कुछ हम लोग हार्मफुल मटेरियल्स नहीं खा रहे, हम लोग यहाँ पे एकदम से बायो ऑर्गेनिजम्स ही खा रहे हैं, तो इसलिए हमारे बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो रहा है। वही अगर बायो मैग्निफिकेशन की बात करें तो बायो मैग्निफिकेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिससे कि जो कंपाउंड है, जिसमें कि आप देखो कि कंसंट्रेशंस हमारे ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ में जो है वो इंक्रीज़ होती है, कुछ पॉल्यूटेंट्स जो है उसकी कंसंट्रेशंस इंक्रीज़ हो जाएगी जैसे जैसे ये फूड चेन में आगे जाएगा। जैसे आप देखो कि अगर हम लोग प्लास्टिक फेंकें तो वो प्लास्टिक ये छोटी मछली खाएगी, फिर इस छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, फिर उस बड़ी मछली को यहाँ पे ह्यूमन बींग खा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो कंटामिनेशन है ना, ये आपका एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में ये आपका बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पे पॉल्यूटेंट का लेवल बढ़ते ही जाएगा, जिसे हम लोग बायो मैग्निफिकेशन कह रहे हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक लॉस हमारा कैसे हो रहा है।
तो कोस्टल कम्युनिटीज़ जो है ना, इनको ज़्यादा खर्चे करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीचेस में लोग आते हैं और गंदा करके चले जाते हैं, तो उनको बीच क्लीन करने में और पब्लिक हेल्थ को यहाँ पे सही रखने में और वेस्ट को डिस्पोज करने में उनको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है। साथ ही प्लास्टिक की अगर बात करें तो ये आप लोग देखो कि बीचेस में गार्बेज में जो यहाँ पे पानी फिल हो जाता है, पानी पूरी तरीके से भर जाता है। इसके कारण जो है हमारे टूरिज्म में जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी अफेक्ट हो रही है। आप देखो आप कहाँ घूमने चाहते हो, अगर आप कभी भी प्लान करते हो वैकेशन का, हॉलीडे का, तो आप ऐसी जगह घूमना चाहते हो जहाँ पे ब्यूटीफुल सा सीन हो, जहाँ पे एकदम क्लीनलीनेस हो, साफ़ सफाई हो, प्रॉपर हाइजीन हो, सैनिटेशंस हो, और एकदम मतलब कि आप समझते हो कि पीस जैसा जगह हो। तो इस तरीके का आप जगह हमेशा लोकेशन आप लोग जो है सर्च करते हो, वहाँ घूमने भी जाते हो। तो अगर ऐसी जगह हो, ऐसा बीच हो जो कि बहुत गंदा हो, वहाँ पे आप लोग जो है बदबू आए या फिर कचरे से भरे हो, तो वहाँ ऑब्वियस है कि आप उस बीच में जाना पसंद नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टूरिज्म में जो इंडस्ट्री है वो अफेक्ट हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शिपिंग इंडस्ट्री भी है ना, वो भी यहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि हायर कॉस्ट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे फॉग प्रोपेलर देखें या फिर यहाँ पे जो लीटर्स को, कचरे को, डेब्रिस है, उसको हटाने के लिए जो काम करना पड़ रहा है, या फिर कचरे को यहाँ पे मैनेज करने की काम की जा रही है, उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। ओके, जो फिशिंग इंडस्ट्रीज़ है उनको भी यहाँ पे जो है काफ़ी डैमेजेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि फिशिंग जो है काफ़ी मछलियाँ मर जा रही है। आपको ये चीज़ें याद होगी ना कि न्यूजीलैंड के कोस्ट में काफ़ी ज़्यादा वेल मछली जो है वो डेड कर रही थी, उनकी मतलब कि वो मर रहे थे। साथ ही उड़ीसा कोस्ट में भी बहुत सारी मछलियाँ मर रही थी। तो उनका एक आप देखो कि मिस्ट्री है, आज की भी डेट में पता नहीं चल रहा है कि उनकी डेथ क्यों हो रही है। और कुछ समय से आप देख रहे हो कि काफ़ी एलिफेंट की भी डेथ हो रही है। अब लास्ट ईयर एलिफेंट की इतनी डेथ हुई थी कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया एलिफेंट से। तो ये आप समझ सकते हो कि जो न्यूज़ में टॉपिक रहता है ना, उससे डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं पूछते, कुछ बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अभी हम लोग इतना प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हो रहे हैं, तो मे बी ये आपका मैरिन लिटर्स के बारे में पूछ लिया जाए कि ये है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, तो आप लोग देखो कि फिशिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पे अफेक्ट हो रही है, क्योंकि मछलियों की जान जा रही है, मछलियाँ यहाँ पे कैच नहीं हो पा रही है, डैमेज्ड यहाँ पे नेट है, और साथ ही साथ फिशिंग गियर्स भी जो है वो लॉस हो रहा है। तो कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, जिससे इकोनॉमिक लॉस देखने को मिल रहा है। अब कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है ना, यानी कि यहाँ पे इतने सारे कचड़े हैं ना कि एक ऐसा ऐसा पैच बन गया है। ओके, गार्बेज पैच है, कचड़ों का पैच बन चुका है। प्लास्टिक लीटर्स जो है वो यहाँ पे कुछ एरिया में इतना ज़्यादा हो चुका है ना, जिसे हम लोग गायर्स कहते हैं, और ये ओशन करेंट के कारण होता है। यानी कि बहुत सारे कोल्ड करेंट्स, आपको हॉट करेंट, वार्म करेंट देखने को मिलेगा, जो कि कचड़े को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और आपको जैसे पता है कि कोल्ड करेंट कहाँ से आते हैं, तो वो आर्कटिक रीजन से आते हैं और अंटार्कटिक रीजन से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, और वही इक्वेटर से जो यहाँ पे करंट निकलते हैं वो यहाँ पे वार्म करंट होते हैं। तो आप समझो ऊपर से कोल्ड करंट आ रहे हैं, वार्म करंट आ रहे हैं, तो ये अपने साथ यहाँ से कचरा लेके जा रहे हैं और ऊपर से कचरा नीचे आ रहे हैं। तो इस जगह पे आप देखो कि कचरा हो जाता है, पूरा जम जाता है, जिसे हम लोग गायर कह रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ गायर है यहाँ पे आपका ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में आपका फॉर्म हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरी तरीके से कचरे से ये घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है कुछ वार्म करंट है और कुछ साउथ कोल्ड करंट है, जिसके यहाँ पे मिलने से ही इस तरीके का जो है ऐसा हुआ है। तो ये देखिए कि ये जो गायर फॉर्म हुआ है, यहाँ पे आपका क्या क्या देखने को मिलेगा। नॉर्थ पैसिफिक है, और ये सब ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, और यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल है, ये आपका क्यूरोशियो है, और ये कैलिफोर्निया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कहाँ की बातें हम लोग कर रहे हो। ओके, अब देखते हैं कि इनिशिएटिव हमारे देश में क्या लिया गया है, जिससे कि ये जो मैरिन लिटर्स है, प्लास्टिक कचरे है, इसको कम करने के लिए तो हमारे देश में इंटरनेशनल सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल देखें तो लंदन कन्वेंशन या प्रोटोकॉल, ये डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि लंदन कन्वेंशन जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा, मैरिन लिटर से रिलेटेड है। ये फर्स्ट ऐसा ग्लोबल कन्वेंशन है ना, जो कि हमारे मैरिन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था, वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। तो लंदन प्रोटोकॉल है, जो कि यहाँ पे आपका 2006 से ये काम स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। और ये क्या करते हैं ना कि कचरे वगैरह, जो शिप वगैरह से जो कचरे डंप किए जाते हैं उसको रोका जाता है, और सिर्फ परमिट किया जाता है कि कुछ सर्टेन टाइप ऑफ नॉन हार्मफुल वेस्टेज ही है जिसको कि ओशन में डंप किया जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर है मारपोल। मारपोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। तो ये मारपोल आप लोग देख सकते हो कि इसका फुल फॉर्म ही है यहाँ पे आपका मैरीन पॉल्यूशन। तो इसको रेगुलेट किया जा रहा है, क्योंकि आप देखो कि गार्बेज के कारण, कचरे के कारण बहुत पॉल्यूशंस निकल कर आ रहा है, उसको रोकना है। साथ ही जो प्लास्टिक है उसको डायरेक्टली यहाँ पे आप देखो कि डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सारा काम किया जाता है, रोका जाता है मारपोल के द्वारा।
थर्ड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मैरीन इन्वायरमेंट फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़। तो ये एक यूनिक इंटरगवर्नमेंटल मैकेनिज्म है जो कि जितने भी लैंड बेस्ड पॉल्यूशंस की इश्यूज़ है ना उसको ये टैकल करते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो GPML है, इट मीन्स कि यहाँ पे द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मैरीन लिटर है। तो GPML को लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका जून 2012 में आया था Rio+20 में। और इसमें क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्टिव रखी गई है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने की बात की गई है। सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आकर यहाँ पे एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तभी यहाँ पे काम हो पाएगा। साथ ही आप देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 है जिसमें कि लाइफ बिलो वाटर की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्या है ये आपको बताना है और 15 क्या है ये आपको बताना है। 14 है लाइफ बिलो वाटर, इट मीन्स कि जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स है उनका यहाँ पे लाइफ जो है बेटर हो सके, सस्टेनेबल तरीके से वो रह सके। तो ये भी गोल को हम लोग को अचीव करना है और कब तक अचीव करना है, तो 2030। तो इस तरीके का अगर प्लास्टिक हर जगह बिखरा रहेगा और ओशन में भी प्लास्टिक आपको देखने को मिलेगा तो क्या हम लोग ये गोल को अचीव कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। तो सारे यहाँ पे कंट्रीज से यही अनुरोध किया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यहाँ पे 14 है उसको अचीव करने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव को फॉलो किया जाए। साथ ही इंडिया और जर्मनी के द्वारा आप देखो एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया है कि सीरीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक इंटरिंग द मैरीन इन्वायरमेंट। ओके, इस प्रोजेक्ट का क्या एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस बढ़ाना है जिससे कि जो यहाँ पे प्लास्टिक्स है ना जिस तरीके से मैरीन इन्वायरमेंट में इंटर हो रहे हैं उसको रोकना है। और ये चीज़ें आप देखो कि कानपुर, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में ये लिया गया है, यानी कि ये आपका प्रोजेक्ट जो है कानपुर, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में है जिसमें कि 3.5 ईयर्स में ये काम किया जाएगा कि पूरी तरीके से ये प्रैक्टिस लाई जाएगी जिससे कि प्लास्टिक जो है वो मैरीन इन्वायरमेंट में इंटर ना हो सके। और साथ ही साथ हमारे देश में जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन चल रहा है उसी के साथ इस प्रोग्राम को भी यहाँ पे लाया गया है। साथ ही आप लोग देखो कि PM विजन्स है कि फेज आउट करनी है जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ना उसको 2022 तक पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है कि ऐसा प्लास्टिक आपको देखने ना मिले। अच्छा, सिंपल चीज़ मैं बताती हूँ। आज के डेट में आप लोग केक बहुत ऑर्डर करते होंगे, कुछ भी हो बहाना चाहिए केक के लिए। तो चाहे आपका न्यू ईयर, पहले तो हम लोग बहुत स्पेशल ओकेजन में ही केक कट करते थे, जैसे बर्थडे हो गया या फिर न्यू ईयर हो गया तो ही हम लोग केक यहाँ पे लेकर आते थे। बट अब आज के डेट में तो मुझे ऐसा लगता है कि केक कट करना और केक खाना मतलब कि एक होता है ना कि केक कट करने के लिए लोगों को बहाना चाहिए, तो आप लोग भी केक ज़रूर ऑर्डर करते होंगे। उसमें आप लोग को पहले जो है ना एक प्लास्टिक की नाइफ़ देते होंगे, पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था बट अब चलो कि प्लास्टिक की नाइफ़ और आपको कैंडल्स दे देते हैं। तो वो प्लास्टिक नाइफ़ आप देख सकते हो कि वो आपका क्या है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। आप उसको बस कट करने के लिए ही यूज़ करते हो, उसके बाद क्या आप उससे कभी वेजिटेबल्स काट सकते हो, कभी आप उससे फ्रूट्स काट सकते हो, नहीं कट कर सकते हो। तो वो क्या हो गया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, यानी कि उसका फिर इस देश में कोई काम नहीं है, उसको आप लोग डिस्कार्ड कर देते हो। और वो प्लास्टिक जो है आप देखो कि कई सालों तक, यानी कि हम चले जाएंगे, हमारे कितने जनरेशन इस धरती से चले जाएंगे बट वो नाइफ एक पड़ा रह जाएगा। तो आप देखे होंगे कि अब क्या है ना कि इसको चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि काफ़ी इको फ्रेंडली नाइफ दिया जा रहा है जो कि वुड की बनी रहती है। आई थिंक वो वुड की ही होती है, ठीक है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी इन कमेंट बॉक्स। तो वो वुड की ही बनी होती है, छोटी सी आपको मिलती है, तो वो काफ़ी इको फ्रेंडली है। हालांकि उसका भी कहीं यूज़ नहीं होगा दोबारा, आप केक कट करके उसको भी फेंक दोगे बट वो क्या होगा कि डिकम्पोज हो जाएगा, है कि नहीं। वो इस तरीके से सालों सालों तक नहीं धरती में पड़ा रहेगा और ना ही ये पॉल्यूशंस फैलाएगा। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है जो कि आप देख सकते हो। और साथ ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जैसे कि थैले आपको मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी आप सामान लेते हो तो आज के डेट में आपको वो जो है ना क्या मैं बोलूँ, वो जो एकदम मुलायम से प्लास्टिक बैग देते हैं, मुलायम से बैग देते हैं, तो वो उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो यही चीज़ है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरीके से यहाँ पे 2022 तक ये आपका जो है फेज़ आउट करना है। तो देखिए जब ये आपका लाया गया था PM मोदी जी के द्वारा, जब ये कहा गया था कि इस तरीके का इनिशिएटिव लाया जाना है, तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे दिखी थी, क्योंकि कहीं पे भी ये जो है ना डर से नहीं दे रहे थे कि फ़ाइन लग जाएगा, कहीं पे भी ये प्लास्टिक नहीं दे रहे थे। आप लोग अपनी जूट की बैग या कोई भी आप कपड़े की बैग कुछ भी आप खुद लेके जाओ, गुडरिक वगैरह, लेकिन वो लोग जो है प्लास्टिक की बैग नहीं दे रहे थे, पॉलीथीन नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे स्टार्टिंग में दिखी बट अब ऐसा नहीं है। अब तो वेजिटेबल्स वाले भी जो है, फ्रूट्स वाले भी, वो सिर्फ प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करते हैं। वो उस तरीके का जो बेसिकली आप इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव लाया गया था उसको भी बहुत कम शॉप में आप देखोगे कि इस्तेमाल होता है। मेजोरिटी आज भी जो है ना इस तरीके की प्लास्टिक आपका जो है ये यूज़ होता है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कि इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर तक जो है फेज़ आउट करना, थोड़ी सी यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ है। तो जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे ना तब तक ये काम नहीं हो पाएगा, ये भी आप लोग को समझना होगा। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड वर्ल्ड ओशन असेसमेंट रिपोर्ट के साथ।
तो देखिए इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपका इकोनॉमी में भी बहुत सारा टॉपिक है, कुछ टॉपिक आपका इकोनॉमी का बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं स्किप करते हुए जा रही हूँ, मैं उसको भी ज़रूर कंप्लीट कराऊंगी। लेकिन एक क्या होता है ना कि लगातार एक ही टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लेकर आती हूँ कि आप लोग को इंटरेस्ट भी रहे पढ़ने का, कुछ न्यू जानकारी भी मिले, और साथ ही साथ जो है सबसे बड़ी बात है कि आप लोग की पढ़ाई में इंटरेस्ट हो। ओके, इंटरेस्ट मेंटेन होना चाहिए, बोरिंग नहीं करना है किसी भी पढ़ाई को। तो चलिए इसी एंड पे, इसी नोट पे मैं एंड करती हूँ यहाँ पे, और कल मिलेंगे हम लोग इसी टाइम पे। अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।